नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक बड़ी दुखद घटना को लेकर आपके बीच हूँ। छत्तीसगढ़ से एक मजदूर गया हुआ था केरल काम की तलाश में, काम करने के लिए। बिल्कुल मजदूर ही था, कोई टेक्नीशियन नहीं था। मजदूरी का काम ढूंढता। वहाँ मजदूरी ज़्यादा है छत्तीसगढ़ के मुकाबले, तो किसी तरह का काम मिलता, 4 पैसे बच जाते, उसके बाद यहाँ लौट के आ जाता घर, कुछ कर्जे चुका देता, कुछ घर खपरा वगैरह बदलवा देता घर का। ऐसा गया होगा, कई लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए। वहाँ इधर उधर घूम रहा था। एक जगह लोगों को लगा कि वो चोर है, उससे बात की, कुछ किया, तो वो जाहिर है कि केरल की मलयालम जानता नहीं था, वो छत्तीसगढ़ी जानता था। अधिक से अधिक टूटी फूटी हिंदी बोलता रहा होगा। वो लोग इन भाषा को नहीं समझे, उन्होंने समझा ये बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी है समझ के उसको पीट पीट कर मार डाला। राम नारायण बघेल चांपा जांजगीर के इलाके का है। उस इलाके में पहले अकाल वगैरह ज़्यादा पड़ता था, वहाँ से मजदूर बाहर काम करने जाते थे, जिनको नेताओं की और सरकार की जुबान में पलायन कहा जाता है। मैं बरसों से, जो पहले मुख्यमंत्री थे और पहली विधानसभा थी, तब से मैं लोगों को सुझाते आया हूँ कि किसी प्रदेश से जब मजदूर काम की तलाश में बाहर जाते हैं तो वो मजदूरों का पलायन नहीं रहता, वो सरकार चलाने वाले नेताओं और अफसरों का पलायन रहता है अपनी जिम्मेदारियों से। क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अगर ठीक से निभाई होती तो आज़ादी के 75 साल बाद मजदूरों को काम करने के लिए, नाहक मजदूरी करने के लिए, ऐसा नहीं कि गूगल और ओरेकल में काम करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, महज मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेशों। केरल इधर से कितना दूर है केरल, न जुबान यहाँ जैसी है, न खान पान यहाँ जैसा है, चावल भर एक जैसा है। तो मजदूरी की तलाश में वहाँ चले गया। शायद इसलिए गया होगा राम नारायण बघेल कि इसका भाई शशिकांत पहले से वहाँ पर था। वो औद्योगिक क्षेत्र में काम करता था, क्या काम करता था नहीं मालूम, मजदूर ही रहा होगा। जो खबर मेरे पास है उसमें यह है कि राम नारायण 4 दिन पहले ही वहाँ पहुँचा था भाई के पास और काम ढूंढ रहा था। ये अब खबरों में मैंने जानकारियाँ निकाली हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि छत्तीसगढ़ का मजदूर काम करने के लिए केरल तक गया, तो छत्तीसगढ़ में उसको काम नसीब हुआ नहीं हुआ, यहाँ की मजदूरी और केरल की मजदूरी में क्या इतना बड़ा फ़र्क था, किस उम्मीद से गया था, ये थोड़ा सोचने समझने की बात है सरकारों के लिए, शायद विपक्ष के लिए भी और शायद मीडिया के लिए भी, जो कि केवल हिंसा की एक घटना की तरह इसको छाप कर खामोश है। तो मैं देख रहा हूँ कि एक गरीब मजदूर यहाँ से गया, वहाँ पर मजदूर तो गरीब ही होता है, उसको बांग्लादेशी समझ लिया गया, चोर समझ लिया गया और लोगों ने पीट पीट कर मार डाला उसको। जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसको मारने वाले, उनके नाम भी देख रहा था मैं। वहाँ के केरल के लोकल हैं 5 लोग। एक का नाम है अनु, एक का नाम है प्रसाद, एक का नाम है मुरली, एक का नाम है आनंदन और एक का नाम है बिपिन। इस नाम से जो भी आप अंदाज लगा सकें। मेरी आदत थोड़ी बिगड़ गई है, मैं हिंदुस्तान में होने वाले हर जुर्म में किस तरह का जुर्म हुआ और करने वाले लोग किस जात के थे, किस धर्म के थे, इसको देखते चलता हूँ। मैं उसके बिना अंदाज नहीं लगा पाता जुर्म का। ये 30 साल से लेके 55 साल तक की उम्र के थे ये 5 लोग, 5 मर्द थे, 30 से लेके 55 तक उम्र के। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इन लोगों को और पुलिस के हाथ सबूत भी लग गया है।
जब भीड़ पीट रही थी इसको, मार रही थी इसको, केरल में, जहां मैं आपके सामने कभी बोल चुका हूं कि कानून की जागरूकता ज़्यादा है केरल में, वहां के लोग पीट पीट कर मार डाल रहे हैं बाहर से आए हुए एक मजदूर को। अगर बांग्लादेशी भी था, मान लीजिए बांग्लादेशी था, तो क्या केरल में बांग्लादेशी को मार डाला जाएगा? या वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस या केंद्र सरकार की कोई एजेंसी उसको पकड़ेगी, कहेगी कि कागज़ दिखाओ, और जांच करेगी और वो बांग्लादेशी मिलेगा, तो हो सकता है केंद्र सरकार तय करे कि उसको हम वापस भेज देंगे बांग्लादेश। लेकिन पीट पीट कर मार डालना किसी बांग्लादेशी को, मान लीजिए चोर था, मान लीजिए मजदूर है, चोरी कर ली उसने। इसमें एक खबर में ये भी है कि कुछ खाने वाने के झोले में उसने हाथ डाल दिया था। हो सकता है मारने वाले अब कई तरह के बहाने निकाल रहे हों कि उसने चोरी की। हालांकि मुझको नहीं लगता खाना चुराने के लिए वो छत्तीसगढ़ से केरल गया, जहां पिटने का खतरा अधिक होगा नए प्रदेश में। खाना चुराना रहता तो अपने प्रदेश में चुरा लेता, इतनी दूर क्यों जाता। कोई और चोरी का आरोप नहीं है उसके ऊपर। पानी वानी मांगा था उसने घरों में, कहीं पर किसी घर में घुसा नहीं था, कोई जुर्म नहीं किया था, छत्तीसगढ़ का मजदूर था, पीट पीट कर मार डाला गया। कल मुझको छत्तीसगढ़ से रिटायर हुए केरल के पैदा होने वाले मलयाली एक आईएएस अफसर जो बहुत ऊंचे ओहदे से यहाँ से रिटायर हुए छत्तीसगढ़ से, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये खबर आपने देखी है कि नहीं देखी है, छापी है कि नहीं छापी है, इसके आगे का क्या डेवलपमेंट है। मैंने कहा ये सवाल पूछने का तो मेरा हक बनता है आपसे कि आपके केरल में ये क्या हो रहा है। आप वहाँ की जुबान बोलते हो, आप वहाँ पैदा हुए हो, आपका वहाँ पर घर है, आप कभी कभी जाते भी हो वहाँ पर, भले बाहर रहते हो। आप बतलाओ कि आपके केरल में ये क्या हुआ है। आप तो गर्व करते हो कि केरल के लोगों की कानूनी जागरूकता ज़्यादा है, सरकार एक भी गलत फैसला ले तो लोग उसके खिलाफ अदालत तक पहुँच जाते हैं। तो इसको चोर मान ले, बांग्लादेशी मान ले, तो भी केरल के लोग इसको लेके थाने क्यों नहीं पहुँचे। देश में कहीं भी अगर कोई व्यक्ति मिले, देश का नागरिक रहे, बाहर का रहे, बता सके नहीं बता सके, उसकी जुबान कहीं की भी रहे, हिंदू रहे या हुलिये से मुसलमान रहे, उसको एक पुलिस है ना देश में, कोर्ट है ना देश में, तो उसको थाने क्यों नहीं ले गए कि ये हमको चोर दिख रहा है, कि ये हमको बांग्लादेशी दिख रहा है। थाने ले जाना था उसको। और केरल के लोग जब पीट पीट कर मार रहे हैं तो बाकी प्रदेश जो केरल के मुकाबले कम पढ़े हुए हैं, कम जागरूक हैं, अधिक अराजक हैं, जहां गुंडागर्दी और अधिक है, उन प्रदेशों के लोग क्या करेंगे दूसरे प्रदेश से आए हुए किसी व्यक्ति से। मान लीजिए कर्नाटक का कोई कन्नड़ भाषी या तमिलनाडु का कोई तमिल भाषी अगर पहुंच जाए यूपी में, बिहार में, राजस्थान, हरियाणा में, और वहां लोगों को शक हो कि ये चोर है या ये बांग्लादेशी है। मैं नहीं जानता कि छत्तीसगढ़ के मजदूर को कैसे उन्होंने बांग्लादेशी मान लिया होगा, लेकिन अगर कोई बांग्लादेशी भी है तो भीड़ को क्या हक है उसको मार डालने का? क्या हक है भीड़ को उसको मार डालने का? नेपाल में दसियों हजार हिंदुस्तानी काम करते हैं। नेपाल का बहुत बड़ा हिस्सा कारोबार का भारतवंशी लोग संभालते हैं, भारतवंशी लोग। क्या वहाँ पे हिंसा इतनी बढ़ जानी चाहिए कि भारत के लोगों को पकड़ पकड़ के वहाँ मारे? बांग्लादेश के बारे में मैंने कल परसों ही आपके सामने कहा था कि किस तरह से वहाँ पे एक हिंदू को पकड़ के मार डाला गया। उसके बारे में अभी ये नहीं आया है कि वो हिंदुस्तान का था, वो हिंदू था। बांग्लादेश में बहुत हिंदू हैं, बहुत बौद्ध हैं, बहुत ईसाई हैं, मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो उसको मार डाला गया वहाँ पे।
उसको जला दिया गया। तो मैं ये सोचता हूँ कि भीड़ जब इंसाफ करने पर उतारू होती है तो वो इंसाफ नहीं करती है, वो हिंसाफ करती है। थोड़ा सा एक नया शब्द गढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि भीड़ का किया हुआ इंसाफ जो है वो भीड़ का किया हुआ हिंसाफ रहता है। जैसे भीड़ हत्या करती है, उसके लिए भी मैं थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के भीड़ हत्या एक शब्द मैंने बनाया है, गढ़ा है, भीड़ हत्या, कि भीड़ की हुई हत्या। अपने इधर हुई थी, आपको ध्यान होगा, अखलाक नाम का एक मुस्लिम था यूपी में किसी जगह, जिसके ऊपर तोहमत लगाई गई। और खबरें कहती है, मैंने अपने कानों से नहीं सुना है, खबरें कहती है कि उस गांव के मंदिर से लाउड स्पीकर से कहा गया था कि इस अखलाक ने अपने घर में गोमांस रखा हुआ है। तो भीड़ उसके घर में घुसी, भीड़ ने उसको निकाला बाहर, निकाल कर पीट कर उसको मार डाला। उसका बेटा बचाने के लिए गया तो उसको भी पीटा, लेकिन वो बच गया। अखलाक मारा गया, वो भी शायद 50-55 साल का था। बाद में जांच में पता लगा कि उसके घर से जो मांस निकला था वो गोमांस नहीं था, लेकिन इंसान का मांस टुकड़ा टुकड़ा हो गया, पीट के उसको मार डाला। गोमांस नहीं था वो इधर, लेकिन जो हुआ, जो पुलिस ने जब्त किया, पोस्टमार्टम करवाया, वो अखलाक नाम के एक बुजुर्ग मुस्लिम का मांस था। 18 लोग गिरफ्तार हुए थे उस मामले में, नामजद रिपोर्ट हुई थी, कई तरह के सबूत मिले थे, पुलिस को गिरफ्तार किया। योगी हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री, ध्यान रखिएगा, योगी की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बहुत हंगामा हुआ था पूरे देश में। अदालत में, नोएडा की अदालत में, जिला अदालत है, वहीं का पास का गांव रहा होगा, वहाँ ये मामला चल रहा था। 18 लोगों के खिलाफ, एक जेल में मर गया, जमानत मिल गई थी सबको, लेकिन एक जेल में मर गया था, एक बाहर निकल कर मर गया था। खैर उसमें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता। योगी सरकार ने अदालत में एक अपील लगाई कि सामाजिक सद्भावना बनाए रखने के लिए हम इन सभी 18 लोगों के ऊपर से हर आरोप वापस लेना चाहते हैं, हत्या के आरोप सहित। जिन लोगों ने एक बुजुर्ग मुस्लिम को उसके घर से निकालकर पीट कर मार डाला, उन 18 लोगों के खिलाफ मामला वापस लेकर योगी सरकार सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव बनाए रखना चाहती है। बहुत ही अच्छी टेक्निक है ये, इसको पेटेंट भी करवा लेना चाहिए यूपी गवर्नमेंट को, कि जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ मामले वापस ले लिए जाएं, वरना मरने वाले के परिवार के मन में रंज होगा तो कोई तनाव हो सकता है। जब मामले ही वापस ले लिए गए तो कोई कातिल साबित ही नहीं होंगे, तो कोई सामाजिक सद्भाव बिगड़ेगा नहीं। कैसी गजब की टेक्निक है, इसका पेटेंट करवा लेना चाहिए योगी को। हालांकि नोएडा के जिला जज ने अभी पूछा है यूपी सरकार के वकील से कि वकील साहब, इसके पहले भी 302 का कोई ऐसा मामला, 302 हत्या पे लगने वाली दफ़ा थी उस समय जब हुई थी हत्या, ये इसके पहले भी 302 का कोई मामला, कत्ल का कोई मामला सरकार ने वापस लिया है? ऐसा पूछा अदालत ने, अभी उसका जवाब नहीं दिया है। शायद अदालत में किसी वकील ने ये कहा कि नहीं साहब, 302 के मामले को सरकार ने कभी वापस नहीं लिया है। और ये एक बूढ़े बुजुर्ग मुस्लिम को मारने के लिए, पीट कर हत्या करने के लिए, ऐसा नहीं कि गाड़ी टक्कर हो गई और तैश में चाकू मार दिया, ऐसा नहीं, उसके घर से निकाला और निकाल कर भीड़ ने मारा था, भीड़ हत्या की थी। तो मैं सोचता हूं कि हिंदुस्तान में आज कैसे कैसे खतरे हैं। एक कहीं बिहार में अभी बड़ा ताजा कत्ल हुआ है। अपने दुपहिए पर, मोपेड या मोटरसाइकिल पर कपड़े भर के गांव बेचने वाला एक व्यक्ति उसी जिले में बेचता था कपड़े, मुस्लिम था। वो एक जगह कपड़े बेचने पहुंचा तो 4-5 लोगों ने घेर लिया, उसको इतनी दर्दनाक तरीके से मारा
और मारने के पहले उसकी पैंट उतार के देखा कि उसका धर्म क्या है। मैं ज़्यादा खुलासे से बताना नहीं चाहता, आप समझते हैं इस बात को। उसका वीडियो मैंने देखा है, मरने के पहले उसने जो बयान रिकॉर्ड करवाया, कहा कि छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ। बिहार है जहाँ नीतीश कुमार की सरकार है, जिनको सुशासन बाबू कहते हैं, उनका मुख्यमंत्री का बस चला तो एक मुस्लिम महिला के चेहरे से नकाब नोच दिया। उधर उनके राज्य में गांव के लोगों ने एक मुस्लिम फेरी वाले को, बरसों से वहां जाता था बेचने के लिए, उसका पैसा लूट लिया, उसको इतना मारा, उसको जो प्रताड़ना दी गई है, नाखून उखाड़ लिए गए और क्या क्या नहीं किया, उंगलियां तोड़ दी गई, क्या क्या नहीं किया गया। तो मैं सोच रहा हूं देश किस तरह का हो रहा है। क्या किसी की पतलून उतार के देख लें किस मजहब का है और उसके बाद उसको मार डालें, ये ठीक है क्या? हो सकता है कि पतलून उतारने से किसी का धर्म समझ में आता हो, किसी और का धर्म समझ में आ सकता है कि उसकी दाढ़ी कैसी है, पगड़ी कैसी है, उसके हाथ पे किस धर्म का नाम गुदा हुआ है, उसने जनेऊ पहना है कि नहीं पहना है। ऐसे अलग अलग कई तरीके हो सकते हैं शिनाख्त के। तो क्या ये मार डालने के तरीके भी होने चाहिए? कोई ये कहे कि मैंने बांग्लादेशी समझ के मार डाला, तो करोड़ों की आबादी है बंगाल की, करोड़ों की, जो ठीक वही बांग्ला जुबान बोलते हैं जो बांग्लादेश के लोग बोलते हैं। आखिर 1947 के पहले ये पूरा एक ही तो था, अलग अलग तो था नहीं ये। तो क्या बांग्ला जुबान बोलने की वजह से किसी को बांग्लादेशी समझ के मार डालें? क्या किसी को, मजदूर को चोर समझकर उसको मार डालें? क्या किसी को मुस्लिम जानकर उसको मार डालें? क्या किसी को हिंदू जानकर उसको मार डालें? तो देश में अदालत और कानून की जरूरत क्या है जब सारे फैसले सड़क पर ही होने हैं? तो इंसाफ की देवी वेवी कुछ कहते हैं, आंख में पट्टी बांध के हाथ में तराजू लिए हुए। मैं ठीक से समझ नहीं पाता हूँ कि जिसके हाथ में तराजू है उसके आंख में पट्टी बंधी होने से वो तौलना कैसे हो पाएगा, मुझको ठीक से नहीं मालूम है। लेकिन प्रतिमा ऐसी ही चली आ रही है। वो ग्रीक प्रतिमा है कि कहाँ की है मुझको नहीं मालूम, लेकिन चली आ रही है ऐसी ही। तो मैं ये सोचता हूँ कि पट्टी क्या उसने इसलिए बांध रखी थी कि हिंदुस्तान में एक दिन सड़कों पर इंसाफ होगा? जगह जगह किसी को बच्चा चोर समझकर, किसी को कुछ समझकर। आपको ध्यान है पालघाट में या कहीं पे एक घटना हुई थी, 4 साधुओं को मार दिया गया था बच्चा चोर समझकर। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर लगेगी आग तो फिर सारी बस्ती में फैलेगी। यहाँ पे केवल उसका घर थोड़ी है जिसका घर आप जलाना चाहते हो। ध्यान है ना आपको? एक विख्यात शायर ने लाइन कही थी, मैं शेर पूरा याद नहीं है, पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, कि अगर मेरे घर को जलाओगे तो जिस बस्ती में मेरा घर है वहां औरों के घर भी हैं, वो भी जलेंगे। आप सोचिए, आपने अखलाक से जो मिसाल कायम की, आपने बिहार में जो मिसाल अभी अभी पेश की है, अभी पेश की है, बिल्कुल ताजा, उसका असर क्या हुआ? उसका असर यह हुआ कि केरल में राम नारायण बघेल, किसी तरह का धोखा नहीं हो सकता, राम नारायण बघेल, मैं नहीं जानता इसको मारने के पहले इसकी शनाख्त की थी कि नहीं कपड़े उतार कर। और मारने वाले लोगों के नाम अनु, प्रसाद, मुरली, आनंदन और बिपिन, ये भी आप अंदाज लगा सकते हो। आपको एक बात बताऊं मैं, जिस दिन एक अखलाक को मारने के बाद उसके
कत्ल में कैद 18 लोगों को सरकार छोड़ देना चाहती है, कोई मुकदमा नहीं चलाना चाहती। जिस दिन ये छूट मिलने लगती है उस दिन फिर हिंदुस्तान में जगह जगह लोग कानून हाथ में लेने लगते हैं। उधर देख लिया आपने बिहार में क्या किया एक मुस्लिम फेरी वाले के साथ, इधर एक हिंदू के साथ केरल में क्या हुआ आपने देख लिया। आप चाहें तो केरल की सरकार पे तोहमत लगा सकते हैं, हालांकि अभी मैं नहीं जानता कि केरल की सरकार उसने तुरंत जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है इनके खिलाफ मुकदमा वापस लेने के लिए कोर्ट में अपील करेगी कि नहीं, मैं नहीं जानता। करेगी तो मैं उस बारे में भी बोलूँगा, जैसा मैं अभी योगी सरकार के बारे में कह रहा हूँ। खराब नौबत है ये लोकतंत्र एक भीड़ तंत्र में तब्दील हो गया है, बताऊं आपको। और अभी कुछ अरसा पहले, साल 1.5 साल पहले तक सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच के खिलाफ बड़ा सक्रिय था। एक थानेदार को चेतावनी दी थी कि तुम्हारे इलाके में अगर हेट स्पीच किसी ने दी और तुमने जुर्म दर्ज नहीं किया, बिना किसी की एफआईआर के, बिना किसी की शिकायत के, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने हेट स्पीच का केस दर्ज नहीं किया तो हम इसको अपनी अवमानना मानेंगे। पता नहीं ये आदेश और फैसला देने वाले जज शायद रिटायर हो गए हैं, 2-2, 3-3 जज रिटायर हो गए हैं। आपने अगर कहीं सुना हो कि हेट स्पीच का केस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर दर्ज हुआ है तो मुझको बताइएगा, मैं नहीं देख पाया हूँ अभी तक। ये असली हेट है कि आपने किसी को बांग्लादेशी समझकर मार दिया। ये असली हेट है कि किसी के घर के गोश्त को आपने गोमांस समझकर उसको मार दिया। ये असली हेट है कि आपने एक मुस्लिम फेरी वाले को उसका धर्म चेक करके, जांच करके उसको मार डाला और बहुत बुरी तरह मारा। मैं नहीं जानता कि कौन सा धर्म ऐसी बुरी तरह हत्या करने की छूट देता है। ये आपको तय करना है कि इस देश में आप इंसाफ चाहते हैं या हिंसाफ चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इस लोकतंत्र की हालत ऐसी हो गई है कि अब किसी मुस्लिम को मारने के लिए हिंदू लगे, हिंदू को मारने के लिए ईसाई लगे, दलित को मारने के लिए आदिवासी लगे, शूद्रों को मारने के लिए बामन ठाकुर लगे। ऐसा नहीं रह गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं रह गया है। मनरेगा साइट पे जो काम कर रहे थे केरल में मजदूर, वहीं आसपास के कुछ लोगों ने, यानी मजदूरों के आसपास मजदूर या गरीब लोग होंगे, वहाँ के हिंदू गरीबों में से 5 लोगों ने छत्तीसगढ़ से गए हुए एक हिंदू गरीब को पीट कर मार डाला। किस लिए? कि देश की संस्कृति इस तरफ मुड़ रही है कि हमको ज़रूरत क्या है इसको थाने लेके जाने की, हम यही निपटा देते हैं इसको। बहुत सारे लोगों को मार डाल रहे हैं लोग। मैं छत्तीसगढ़ में देखता हूँ किसी महिला को टोने ही कहकर कि ये जादू टोना करती है, उसको पीट कर मार डाल रहे हैं। पड़ोस के लोग कुल्हाड़ी से मार डाल रहे हैं, रिश्तेदार मार दे रहे हैं, घर के लोग, पारिवारिक सदस्य मार दे रहे हैं कि ये जादू करता है या करती है। आमतौर पे महिला को ही मारा जाता है। तो कानून को गैर जरूरी, अदालत निहायत अवांछित हो गई है, अदालत अवांछित हो गई है, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो हम जाएंगे अदालत, लेकिन अगर हमको किसी से हिसाब चुकता करना है, किसी पे हमला करना है, तो हम कानून का इस्तेमाल करना नहीं चाहते। हम कानून को अपने हाथों में लेना चाहते हैं, उसको ज़मीन पर पटक कर पैरों से रौंदना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कानून का ऐसा इस्तेमाल इंसाफ के नाम पर हिंसाफ करना, ऐसी भीड़ हत्या करना, ऐसी मॉब जस्टिस करना, ये तभी तक आपको सुहा सकती है जब तक उसके निशाने पर आप न हों। जिस दिन उसके निशाने पर आप होंगे
उस दिन आपको नहीं सुहाएगी। उस दिन आपको लगेगा कि हमारे परिवार के सदस्य से अगर कोई गलती हो गई थी तो उसको पकड़ के पुलिस में दे देना था, अदालत उसको सज़ा देती। जब अपने ऊपर बात आती है तो हम अदालती इंसाफ की बात करते हैं, और जब किसी दूसरे पर बात आती है तो हम फुटपाथी इंसाफ की बात करते हैं। ये शब्द मिलते जुलते हैं, लेकिन लोकतंत्र की नज़र में ये दो शब्दों के बीच ज़मीन और आसमान का फासला है। इनमें से एक ही लोकतंत्र है, दूसरा भीड़ तंत्र है। इस देश में भीड़ तंत्र बढ़ते चल रहा है। किसी को पशु व्यापारी कहकर उसको मार डाला जा रहा है, जगह जगह पशु व्यापारी कहकर मार डाला जा रहा है। आप किसी को कोई गाय ले जा रहा है या भैंस ले जा रहा है, किसी आरोप में मार डाल रहे हैं। तो हिंदुस्तान दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे तीसरे नंबर पर कैसे चल रहा है? कहाँ से जा रहा है इतना बीफ? कौन से प्रदेश हैं? इन बीफ कारखानों के कौन मालिक हैं? किस जात धर्म के हैं वो? उनके नाम क्या हैं? उन लोगों ने अपने जात धर्म को छुपाने के लिए किसी दूसरे धर्म के नाम इन कंपनियों पे क्यों रखे हुए हैं? बहुत से असुविधाजनक सवाल हैं। मैं बताऊं आपको, लोगों को जितनी मैं बकवास कर रहा हूं इसकी जगह कुछ धर्म कर्म की चर्चा करो, किसी प्रवचन पे चले जाओ, किसी चंगाई सभा में चले जाओ, या कुछ और सुन लो। किसी को नहीं सुहाती है ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस मुल्क में अगर हमको अपने परिवार के लोगों को बचा कर चलना है, अगली पीढ़ियों को बचाना है, आप तो 2-4 पीढ़ी बाद ऊपर रहोगे, और 2-4 पीढ़ियों के बाद जो लोग रहेंगे आप ऊपर से उनको देखते भी रहोगे, जिनका भरोसा है स्वर्ग नर्क और पुनर्जन्म में। आपको अच्छा लगेगा आपके परिवार के किसी बेकसूर को लोग पीट कर मार डालें, उसको दूसरे देश का समझ लें, दूसरे धर्म का समझ लें, दूसरी जात का समझ लें, और मैं मान लेता हूँ कि हों भी वो बांग्लादेशी हो, कोई म्यांमार का हो। म्यांमार का है तो उसको मार थोड़ी है, वो म्यांमार का है, उसको मार थोड़ी डालेंगे। बहुत सारे हैं यहाँ, नेपाल के बहुत सारे लोग हैं, क्या मारेंगे किसी को? इस हिंसा को छोड़िए। आज आप हिंसा के शिकार नहीं हैं, आज आपके हाथ में झंडा डंडा है, लेकिन कल के दिन आप इस हिंसा के शिकार भी हो सकते हैं। ऐसे दिन की कल्पना कीजिए और बस्तियों में आग लगाना बंद कीजिए। आप आग शुरू करते हैं किसी दूसरे घर से, लेकिन उस बस्ती में आपका अपना भी घर है। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने कोई काम की बात की है तो हमारे इस YouTube वीडियो का लिंक आप अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, वो भी सोचें। उसके बाद भी उनको लगता है कि उनको सड़कों पर इंसाफ करना है, अदालत में कोई अदालत पर उनका भरोसा नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन एक बार सुन लें मेरी बात को, इसके खतरों को सुन लें जो मैंने आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए गिनाए हैं। जब देश असुरक्षित रहेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। आप इंसाफ के साथ हैं कि हिंसाफ के साथ हैं? चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। इतने बड़े पैमाने पर कैंसर फैल रहा है कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। छत्तीसगढ़ में कैंसर के हर चौथे मरीज को मुंह का कैंसर है, जो कि तकरीबन 100% मामलों में तंबाकू के किसी सामान से शुरू होता है। छोड़ दीजिए तंबाकू को, अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए। कैंसर का इलाज इतना महंगा है, मुमकिन भी नहीं है। गाल जबड़ा सब काट के फेंक देते हैं। पूरी ज़िंदगी आप एक गमछा लपेट के चलेंगे, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे किसी को अगर तंबाकू नहीं छोड़ेंगे तो। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ।
पहले मैं राह चलते लोगों को गुटखा तमाकू खाते हुए देखता था, सिगरेट बीड़ी पीते हुए देखता था तो रुक के रोकता टोकता था। फिर जब से लोग चाकू मारने लगे बात बात पे, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला जो कि काम धंधे से लगा हुआ था, ठला नहीं था, उसने चाकू मार दिया किसी सवारी को। तब मैंने रोकना टोकना बंद कर दिया है। लेकिन एक काम मैं करता हूँ, तंबाकू इस्तेमाल करते कोई सड़क किनारे देखते हैं तो मैं उनको खूब घूर कर, खूब नफरत से देखते हुए आगे निकलता हूँ। मैं नहीं जानता मैं ठीक करता हूँ कि नहीं, लेकिन उनका हौसला पस्त करने के लिए मुझको अभी तो यही ठीक लग रहा है, दूर दूर से निकल जाऊँ। आपके पहचान के लोग हों तो उनका भी तंबाकू छुड़वाने की कोशिश कीजिएगा। फिर मिलेंगे।